मैं सभी साथियों को राम राम। मैं सत्यम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सत्यादेव विजय क्लासेस पर। साथियों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में फ्यूचर्स, प्रेजेंट, पास्ट के पार्ट्स के बारे में बातें की, उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है क्या, कैसे पहचानेंगे कि यह टेंस यह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है, इसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, इन सब की चर्चा मैं इसमें करूंगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसे तो सबसे पहले जानते हैं कि हिंदी में भविष्य जारी काल भी कहा जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में अगर देखा जाए तो उसे भविष्य जारी काल भी कहा जाता है। जैसे हर एक कंटिन्यूअस टेंस को जारी काल कहा जाता है। पहले क्या होता था, वर्तमान में जारी रहता था, भूत में जारी रहता था। इसी के क्रम को जब आगे बढ़ाया गया तो देखा गया कि भविष्य में भी जारी का होना पाया जाएगा। तो सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं कि मैंने पहचान में क्या लिखी कि जिस वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आए हों वह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। क्या लिखा कि जिस वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आए हों वह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे हर एक टेंसेस के अंदर हमें 3 पार्ट्स पढ़ने को मिलते हैं, वैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी हमें 3 पार्ट्स मिलते हैं। सबसे पहला पार्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य के भी कहते हैं या साधारण वाक्य भी कहते हैं। कोई सा भी एक सिंपल सा सेंटेंस हो वह हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस का ही एग्जाम्पल बनेगा, या एग्जाम्पल के तौर पे कह लिया जाए कि जिस वाक्य में नहीं शब्द ना आया हो और जिस वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क न लगा हो वह हर एक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो हमें रोल नंबर पहला पढ़ने को मिलता है वह होता है कि ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ आई भी यू दे तथा बहुवचन सॉरी ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ जो हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं वह विल बी का प्रयोग करते हैं। जो हम सहायक क्रिया लगाएंगे वह विल बी का प्रयोग लगाएंगे। मैंने अथवा में अपने डाला, किसी को हम दूसरी लैंग्वेज में कैसे कह सकते हैं कि भैया आई और बी को छोड़कर अन्य सभी कर्ता के साथ सहायक क्रिया विल बी का प्रयोग किया जाता है। आई और बी को छोड़ दीजिए, अन्य सभी जितने भी कर्ता आएंगे, जितने भी सब्जेक्ट आएंगे उनके साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे। आई और बी के साथ क्या करेंगे, आई और बी के साथ हम शैल बी का प्रयोग करते हैं, शैल बी का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2 में मैंने बताया कि जो भैया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में मुख्य क्रिया होती है वह सदैव फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाती है और उसी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया जाता है, उसी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया जाता है। और जब भी क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी का प्रयोग कर दिया जाए वह क्रिया की चौथी अवस्था कहलाने लगती है। रूल नंबर 3 में मैंने बताया कि भैया वाक्य के अंत में कभी भी फुल स्टॉप को लगाना मत भूलिएगा। फार्मूले के तौर पे मैंने बताया कि आखिर वाक्यों का हम ट्रांसलेशन किस प्रकार करेंगे। तो हमने बताया कि सबसे पहले भैया कर्ता लिखिए, कर्ता के साथ सहायक क्रिया विल शैल का प्रयोग कीजिए, फिर बी लिखिए, फिर क्रिया की पहली अवस्था आईएनजी ऑब्जेक्ट अन्य शब्द लिखकर वाक्य का अंत में फुल स्टॉप लगाकर उस वाक्य का समापन कर दीजिए। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने 2 एग्जांपल लिए कि जैसे लिया कि रागिनी पुस्तकालय में खोज रही होगी, रागिनी पुस्तकालय में खोज रही होगी, भी करता क्या है यहाँ पर, रागिनी है। तो सबसे पहले मैंने अंग्रेजी लिखी किसकी, रागिनी की। रागिनी एक वचन का करता है तो इसके साथ सहायक क्रिया विल बी का प्रयोग किया जाएगा। क्या कर रही होगी भाई, खोज रही होगी। खोजना की अंग्रेजी होती है सर्च, और सर्च में जब आईएनजी लगा दिया जाएगा तो बन जाएगा सर्चिंग। कहाँ खोज रही होगी, पुस्तकालय में, इन लाइब्रेरी। और लास्ट में मैंने बताया कि फुल स्टॉप लगाकर हर एक वाक्य का समापन कर दीजिए। सेम टू सेम मैं फार्मूले के ही तौर पर हर एक चीज को लिखता हूँ। सबसे पहले बोला कि भैया कर्ता लिखो, मैंने कर्ता ढूंढा कि कर्ता कौन है, रागिनी थी कर्ता, इसलिए मैंने कर्ता लिख दिया। फिर बोला सहायक क्रिया लगाओ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट,
तो मैंने लगा दिया सहायक क्रिया। फिर बोला कि क्रिया की पहली अवस्था लिखो, मैंने क्रिया की पहली अवस्था लिखा। फिर बोला आईएनजी लगाओ, लगाया। ऑब्जेक्ट बोला, लिखा। अदर वर्ड आया नहीं था, इसलिए वाक्य के अंत में फुल स्टॉप को लगाकर मैं उस वाक्य का क्या कर दिया, समापन कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल हमें देखने को मिला कि रामा बाजार में दवाइयां खरीद रही होगी, तो इसलिए मैं सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखा, रामा। रामा एक क्वेश्चन का करता, इसलिए सहायक क्रिया मैंने लगाई विल बी। क्या कर रही होगी, खरीद रही होगी। खरीदना की अंग्रेजी होती है बाई, और बाई में आईएनजी लगा देने से बना वो बाइंग, मतलब क्रिया की चौथी अवस्था बनी। फिर बोला दवाइयां खरीद रही होगी, दवाइयां मतलब मेडिसिन। कहाँ खरीद रही होगी, बाजार में, इन मार्केट। और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाकर मैं इस वाक्य का भी समापन कर दिया। ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसके ट्रांसलेशन को हम मिनटों में कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस कैसे इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं, क्या पहचान होती है, कैसे जानेंगे कि यह नेगेटिव सेंटेंस है, तो वो सब जानते हैं हम। भैया अगर वाक्य के किसी भी जगह पर नहीं आ जाए, वाक्य के बीचों में अगर कहीं पर नहीं आ जाता है, नहीं शब्द आ जाता है, वह वाक्य नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। यह कह लिया जाए कि जिस वाक्य से नकारात्मकता का ज्ञान होता है वह नकारात्मक वाक्य कहलाता है। नकारात्मक वाक्य में जो हमें रूल नंबर पहला देखने को मिलता है, सेम टू सेम अफर्मेटिव का ही अपोजिट होता है कि भैया ही से इट तथा एक वचनकर्ता के साथ, यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ जो हम सहायक क्रिया लगाते हैं वह विल नॉट बी का प्रयोग करते हैं। क्या चेंजेस हुआ कि सिर्फ विल और बी के बीच में नॉट शब्द आ गया। वही अथवा में भी मैंने वही चीज डाली कि आई और बी को छोड़कर जितने भी कर्ता आएंगे उसके साथ हम जो सहायक क्रिया लगाएंगे वह विल नॉट बी का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 2 में मैंने बताया कि जो भैया मुख्य क्रिया होती है वह सदैव पहली अवस्था में लिखी जाती है और उसी पहली अवस्था में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। और क्रिया की जब भी पहली अवस्था में आईएनजी का प्रयोग कर दिया जाए वह क्रिया की चौथी अवस्था कहलाने लगती है। रूल नंबर 3 में मैंने बताया कि भैया कोई सा भी वाक्य हो, उस वाक्य के समापन के लिए सदैव फुल स्टॉप को लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, अन्यथा हर एक वाक्य गलत हो जाता है। फार्मूले के तौर पे बताया आखिर वाक्यों का ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे, तो मैंने बताया कि सबसे पहले भैया कर्ता लिखिए, फिर कर्ता के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया विल शैल लगाइए, फिर नॉट लिखिए, फिर बी लिखिए, फिर क्रिया की पहली अवस्था लिखिए, फिर आईएनजी लिखिए, फिर ऑब्जेक्ट लिखिए, अन्य शब्द लिखकर वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाकर उस वाक्य का समापन कर दीजिए। उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर सेम टू सेम मैंने अफर्मेटिव की ही तरह 2 एग्जाम्पल लिए। वो क्या है देखते हैं कि रागिनी पुस्तकालय में खोज नहीं रही होगी। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया कि रामा बाजार में दवाइयां खरीद नहीं रही होगी। जस्ट अपोजिट अफर्मेटिव से नेगेटिव मिलाया। मैंने अफर्मेटिव में ट्रांसलेशन क्या किया था कि रागिनी विल बी सर्चिंग इन लाइब्रेरी, मतलब कि रागिनी पुस्तकालय में खोज रही होगी। अब क्या आया भैया, नहीं शब्द आया, और नहीं शब्द में चेंजेस क्या होते हैं, विल और बी के बीच में नॉट लगा दीजिए, विल और बी के बीच में नॉट लगा दीजिए और पूरा का पूरा वाक्य वैसे का वैसा ही रहने दीजिए। ये है नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला। क्या बोलता है नेगेटिव सेंटेंस कि सबसे पहले कर्ता लिखो, लिख दिया कर्ता, फिर बोला सहायक क्रिया लगाओ, लगा दी मैंने सहायक क्रिया, फिर बोला नॉट लिखो, लगा दिया मैंने नॉट, फिर बोला बी लिखो, मैंने लिख दिया, फिर बोला क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी, क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी, फिर बोला ऑब्जेक्ट, मैंने लिखा ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड आया नहीं था, अदर वर्ड नहीं आया था, इसलिए मैंने वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाकर उस वाक्य का समापन कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल हमें देखने को मिला कि रामा बाजार में दवाइयां खरीद नहीं रही होगी। रामा बाजार में दवाइयां नहीं खरीद रही होगी। पहले क्या देखने को मिला था कि रामा बाजार में दवाइयां खरीद रही होगी, तब मैंने ट्रांसलेशन किया कि रामा विल बी बाइंग मेडिसिन इन मार्केट। अब आया नहीं शब्द, तो मैंने बताया इसी विल बी के बीच में आप नॉट लगा दीजिए और पूरा का पूरा वाक्य सेम टू सेम रहने दीजिए, कोई से भी चेंजेस मत कीजिए, यह वाक्य सही हो जाएगा।
ये है नेगेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट, उसके रूल, उसके अनुवाद करने का तरीका। अफर्मेटिव का ही कॉपी है, सिर्फ चेंजेस क्या होते हैं, उसी सहायक क्रिया के बीच में, सहायक क्रिया के पास में नॉट शब्द लग जाता है। तो आइए देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, किस प्रकार उसके हम ट्रांसलेशन करेंगे, इन सब की बातें मैं करता हूं। तो आइए देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि मैंने हर एक वीडियो में यही बताते हुए चला आ रहा हूं कि भैया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें दो कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलते हैं। पहला होता है क्या शब्द से प्रारंभ होने वाले वाक्य, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है बीच में आने वाले प्रश्नवाचक शब्द। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या शब्द से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य का हम ट्रांसलेशन किस प्रकार करेंगे, उसका अनुवाद किस प्रकार करेंगे। तो आइए देखते हैं। जब भी मैंने बताया कि जब भी कोई प्रश्नवाचक वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हुआ हो तो उस क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, बल्कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया विल शैल को पहले लिखिए, फिर कर्ता लिखिए, फिर नॉट लिखिए, फिर बी लगाइए, फिर क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी का प्रयोग कीजिए, ऑब्जेक्ट लिखिए, अन्य शब्द लिखिए तथा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर उस वाक्य का समापन कर दीजिए। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने अपना एक एग्जांपल लिया कि क्या अक्षय प्रयागराज में गंगा में नहीं कूद रहा होगा, तो इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे। तो मैंने बताया कि सबसे पहले भैया कर्ता को पहचानिए कि आखिर कर्ता होता है क्या। कर्ता अक्षय है, अक्षय एक वचन का कर्ता है और एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया जो लगाई जाती है वह विल का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, विल का। फिर मैंने बोला कि भैया लिखिए कर्ता, कर्ता था अक्षय, इसलिए मैंने अक्षय की स्पेलिंग लिख दी। फिर यदि वाक्य में नहीं शब्द आया हो तो उस नहीं शब्द की अंग्रेजी नॉट लिखिए। तो नहीं शब्द आया हुआ था इसलिए इसकी अंग्रेजी में लिखूंगा नॉट। फिर बोला भैया 20 लगाइए, मैंने बी लगा दिया। फिर बोला क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगाइए, क्रिया थी कूदना और कूदना की अंग्रेजी होती है जंप, और जंप में बोला आईएनजी लगा दो, मैंने आईएनजी लगा दिया। फिर बोला ऑब्जेक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट था गंगा में तो इसलिए मैंने लिख दिया इन गंगा। फिर बोला अदर वर्ड आया है तो लिखिए, अदर वर्ड आया था इसलिए मैंने लिखा इन प्रयागराज। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाकर इस वाक्य का भी मैं समापन कर दिया। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिला कि जब कोई प्रश्नवाचक वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हुआ हो तो उस क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, बल्कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया विल शैल को पहले लिखते हैं, फिर कर्ता लिखते हैं। फिर यदि वाक्य में नहीं शब्द आया हो तो उस नहीं शब्द की अंग्रेजी नॉट लिखते हैं, फिर बी लिखते हैं, फिर क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अन्य शब्द, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर उस वाक्य का हम समापन कर देते हैं। सबसे ज्यादा गलतियों की संभावना जहां बनती है वह यहाँ बनती है कि नॉट और बी। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो बिल बी होता है इसको उठा के कर्ता के आगे रख देते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल सिर्फ और विल शैल ही उठकर आगे आएंगे, फिर कर्ता लिखा जाएगा। अगर नॉट आया तो ठीक, नहीं आया तब भी यहाँ पर बी शब्द का प्रयोग किया जाएगा और आगे का सीक्वेंस सेम टू सेम बना रहेगा। इसका जो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है वह होता है बीच में आने वाले प्रश्नवाचक शब्द। आखिर जब भी किसी प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में कोई सा भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो उसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो मैंने हर एक वीडियो में यही बताते हुए चला आ रहा हूं कि यदि कोई प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहां और कैसे इत्यादि शब्द आए हों तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर कर्ता के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया विल शैल लगाते हैं, फिर कर्ता लिखते हैं। फिर यदि वाक्य में नहीं शब्द आया है तो उसकी अंग्रेजी नॉट लिखते हैं, फिर बी लिखते हैं, फिर क्रिया की पहली अवस्था, फिर आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अन्य शब्द लिखकर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर उस वाक्य का भी हम समापन कर देते हैं। तो इसी के ऊपर मैंने एक एग्जांपल लिया कि सीता बाजार में सब्जी क्यों नहीं बेच रही होगी। यहाँ बीच में आया शब्द क्यों, तो इसकी अंग्रेजी होती है भैया, क्यों शब्द की अंग्रेजी क्या होती है, वाई, इसलिए मैंने सबसे पहले लिखा वाई। फिर बोला भैया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगा दो सहायक क्रिया, सीता एक वचन थी इसलिए सहायक क्रिया क्या लगेगी, विल लगेगी, इसलिए मैंने विल लगा दिया। फिर बोला कर्ता लिखो, मैंने लिख दिया। फिर बोला यदि वाक्य में नहीं शब्द आया हो तो इसकी अंग्रेजी नॉट लिखो, इसमें नहीं आया था इसलिए मैंने डायरेक्टली बी लिखा। फिर बोला क्रिया की पहली अवस्था, क्रिया थी बेचना और बेचना की अंग्रेजी होती है इससे, उसमें बोला आईएनजी लगाओ, मैंने लगा दिया।
फिर बोला ऑब्जेक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट था वेजिटेबल, मैंने वेजिटेबल लिख दिया। फिर बोला अदर वर्ड लिखो, अदर वर्ड था बाजार में, इसलिए उसकी अंग्रेजी मैंने लिख दी इन मार्केट, और लास्ट में लगा दिया क्वेश्चन मार्क, और मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी कर दिया समापन। ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल्स, उनके रूल्स, उनके पढ़ने का नजरिया, उनके ट्रांसलेशन को हम कैसे करेंगे, इन सब की चर्चा मैंने अपनी इस वीडियो में की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और सत्यादि विजय क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से किसी नए कंटेंट के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।